उस दिन बहुत ठंड थी। जब मैं डॉक्टर के पास से होकर वापस आई, डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई थी जिसे सुनकर मैं सदमे से खड़ी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मैं पेट से हूँ। अपनी रिपोर्ट हाथ में थामे बुझे हुए कदमों से मैं घर में दाखिल हुई तो मम्मी ने मेरी ऐसी तबीयत देखकर मुझे जल्दी से चाय बना कर दी कि शायद तुम्हें ठंड लग रही हो, मगर मैंने चाय को हाथ तक नहीं लगाया और मम्मी के कंधे पर सर रखकर रोती रही। वो घबरा गई थी और बार बार मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ वीना, सब ठीक तो है ना? मगर मैंने जैसे जैसे वह पूछ रही थी वैसे ही मेरे रोने में और तेज़ी होती जा रही थी। फिर रो रो कर जब मैं थक गई तो मम्मी ने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और सोने का बोला। रोने के बाद इस कदर शरीर में थकावट हो चुकी थी कि लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी, यहाँ तक कि मैं सो गई। रात को आँख खुली तो मम्मी ने बताया, आज पापा घर वापस नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है। सो खाना खाकर मैं फिर से लेट गई। जब वो मेरे लिए एक गर्म गिलास दूध का लाईं और ज़बरदस्ती मुझे पिला दिया। दूध पीकर मैं फिर से लौटने लगी तो वो बोली, बीना क्या परेशानी है मेरी बेटी, मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जो भी बात है खुलकर करो बेटा। मैं कुछ देर सोचती रही। पहले सोचा कि बताऊँ या नहीं, क्योंकि ये बात छुपाने वाली नहीं थी। अपने हाथों को दबाते हुए मैंने मम्मी को बताया कि मैं पेट से हूँ। यह सुनकर वह जहाँ की तहाँ रह गई और मेरा पूरा चेहरा फिर से आंसुओं में भीग चुका था। बीना क्या कह रही है तू? कब हुआ ये सब? तू किसको पसंद करती है क्या? अब मम्मी के शब्द बहुत सोच सोच कर निकल रहे थे और मैं नहीं में सिर हिलाती जा रही थी। फिर बता कैसे हुआ ये सब? तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बोल, वरना मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उस दिन जानती हैं, जब मैं मौसी के घर गई थी तो वापसी पर रात को हो गई थी। मम्मी ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और मुझे बात जारी रखने को बोला। तो मैं गली में अकेली वापस आ रही थी जब एक आदमी ने अंधेरे में मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे एक खाली फ्लैट में ले जाकर मेरे साथ गलत काम कर दिया। कल मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मैं पेट से हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और मामी गुमसुम सी मेरी बात सुन रही थी। जब मैंने बात ख़त्म की तो उनकी आंखों से भी बेहिसाब आंसू बह निकले। पूरी रात हम दोनों जागते रहे। मम्मी बार बार मेरा माथा चूम रही थी और मुझे हिम्मत देती। मैं भी किसी बेजान चीज़ की तरह दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मैंने जितना बताया मम्मी ने सुन लिया। उसके अलावा एक लफ्ज़ तक मुझसे ना ही पूछा और न ही कोई बहस की। अगर उनकी जगह मेरी अपनी माँ भी होती तो वो भी कहीं न कहीं मुझे मुजरिम ठहरा देती कि शायद तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा। मगर मम्मी ने एक लफ्ज़ तक मेरे खिलाफ़ नहीं बोला था। वो तो बस दोनों हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रही थी और बार बार खुद को कोसने लगी कि मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे खबर भी नहीं। कैसी जालिम औरत हूँ मैं कि उसका दुख ही न जान पाई। इसमें गलती उनकी नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ ये सब हुआ था उस दिन मेरे कजिन यानी मामी के बेटे का रिसेप्शन था और रिसेप्शन के बाद मैं मुस्कान को उसके घर छोड़ने गई थी, क्योंकि वह अकेले जाते हुए बहुत डरती थी। मनीष उसका भाई भी शहर में नहीं था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बहादुर और कोई झांसी की रानी समझती थी। मुझे कभी डर नहीं लगा। यहाँ तक कि पापा मम्मी ने भी मुझे कभी रात को जाने से डर से सहेली के घर जाने से नहीं रोका। मुझसे भी आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। मैं मुस्कान को छोड़कर वापस आई तो सारे रास्ते डर और हादसे ने मिलकर मुझे बेबस कर दिया और मैं ऐसी टूटी कि अब तक नहीं संभल पाई। सुबह होने तक मैं उसी जगह पर पड़ी रही। फिर उठकर हिम्मत करके पास लगे नल से मुंह धोया और घर को चली आई। हमारे घर का पीछे वाला दरवाज़ा हर वक्त खुला होता था, उसे कोई कुंडी नहीं लगाता था। तो मैं वहाँ से दाखिल हुई, क्योंकि शादी वाला घर था और मेहमान बहुत ज़्यादा थे, इसलिए किसी को भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं सीधा छत पर बने स्टोर रूम में चली गई और अपना हुलिया ठीक किया। यही मेरी हिम्मत की दात थी। इतना सब हो जाने के बावजूद मैं पूरे फंक्शन में खड़ी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब जो हो चुका था मैं वापस नहीं ला सकती थी, इसलिए बेहतर यही था कि या तो मैं बर्दाश्त कर लूं या फिर बताकर अपना तमाशा बनवा लूं। हमारे मोहल्ले में पहले भी ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की और सब लोगों को पता चल गया, क्योंकि वो लड़की मेरी तरह दिलेर नहीं थी
और उसके रोने ने सबको खबर कर दी, जिसका नतीजा यह निकला कि पूरे मोहल्ले ने उस लड़की के घर वालों पर थू थू की और उसके बाद लड़की की शादी नहीं हुई, न ही उसकी बहन का रिश्ता कहीं हुआ। फिर मजबूर होकर एक रात वो सब ये इलाका छोड़कर भाग गए। यही बात दिमाग में आते ही मैंने खुद को संभाल लिया। अगले दिन मेहमान चले गए, लेकिन मम्मी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। फ़िलहाल मैं उनकी खुशियों को दुखों में नहीं बदल सकती थी। अभी नई नवेली बहू लेकर आई थी, वो तो कैसे मैं उनके रंग में भंग डाल देती। सो मैं चुपचाप इस बात को कड़वे घूंट की तरह पी गई। अब मैं बहुत चुप रहती थी। मम्मी को भी शायद इसलिए महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि अब वहाँ नायरा भी आ गई थी, तो मम्मी उससे बातें करती रहती। मेरे लिए भी अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ हमदर्दी करे या मुझे शक की निगाह बनाकर मेरे खिलाफ कोई बात करे। शायद सारी उम्र ऐसे ही चुपचाप निकल जाती अगर मेरी तबीयत गिरी गिरी ना रहने लगती। मैं तो डॉक्टर के पास कभी ना जाती, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा कि जाओ जाकर चेक करवाओ, कहीं अंदर ही अंदर कोई बुखार ना हो। मैंने उन्हें लाख मना किया, मगर वो खुद उठकर मेरे साथ चलने को तैयार थी, जिस पर ना चाहते हुए भी मुझे हामी भरनी पड़ी। अच्छा ठीक है, एक बार पापा और भाई को जाने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। मेरा यही ख्याल था कि अगर कोई बात खुली तो भाई या पापा घर पर ना हो और कल शाम तक वो मुंबई के लिए निकल जाएंगे। उनके घर से निकलते ही मैं भी डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन डॉक्टर ने जो दिल दहला देने वाली खबर मुझे सुनाई, उसे सुनकर मुझे यही लगा कि अब मैं कभी मम्मी के सामने सर नहीं उठा सकूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ नहीं है। अगर माँ होती तो शायद मेरी हालत को समझती, मुझे बुरा भला न कहती, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने तो उफ तक ना कहा था। उस वक्त मुझे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि पूरी ज़िंदगी इस औरत की गोद में गुजार दी और आज तक मैं इन्हें समझ न पाई। बचपन में मेरे ननिहाल ने भी मुझे रखने से इनकार कर दिया, तो यही वो औरत थी जो आगे बढ़ी और मुझे अपनी गोद में भर लिया। हमारे ख़ानदान में कोई गरीब घराने से नहीं था, बल्कि सब लोग पढ़े लिखे और अच्छे ओहदे पर थे। मेरे पापा डॉक्टर थे, वो पढ़े लिखे तो बहुत थे, मगर अपनी सोच को कभी न बदल सके। हम लोग 5 बहनें थीं, मगर पापा को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती या किस्मत का खेल, भगवान ने उन्हें बेटा नहीं दिया। इस बात का गुस्सा वो मेरी माँ पर भी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन दोनों की पसंद की शादी थी। मेरी माँ और पापा दोनों मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वहीं से वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंध गए। पापा ने बहुत पढ़ा, लेकिन उनकी मूर्खता उन्हें ले डूबी। वह इस कदर पुरानी सोच के थे कि उन्होंने माँ को प्रैक्टिस नहीं करने दी, यहाँ तक कि माँ ने हाउस जॉब भी नहीं की और पापा के साथ शादी करके उनके घर आ गई। फिर जब पहली बेटी पैदा हुई तो उस पर सभी ने खुशी का इजहार किया, और बनता भी था। वैसे भी सारी खुशियाँ सिर्फ बड़े बच्चों को ही नसीब में होती हैं, हम छोटों को तो कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। पहली के बाद दूसरी बेटी हुई, पर कम खुशी हुई। मेरी माँ भी बाबा के रंग में इस कदर ढल चुकी थी कि अगर बाबा दिन कहते तो माँ भी रात को दिन बोल देती। अगर बाबा खुश होते तो वो खुश होती, अगर बाबा के सर में दर्द होता तो माँ को बुखार हो जाता। दोनों की आपसी मोहब्बत मिसाल थी, मगर औलाद के तरफ से मार खा गए। इसी तरह दूसरी तीसरी बेटी और फिर चौथी बेटी हुई, पर अब तक बेटे की चाहत पूरी न हुई। बाबा खुद को कोसते थे कि डॉक्टर होने के बावजूद भी अपनी बीवी को कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जो लड़का पैदा करे। आखिर कोशिश में नतीजे में मेरी पैदाइश हुई। बाबा ने तो मुझे देखा भी नहीं था और मामी से कहा कि अगर तुम ये लड़की लेना चाहती हो तो मैं खुशी से देने को तैयार हूँ। मामी को क्या चाहिए था? उनका सिर्फ एक ही बेटा था, जो उस वक्त 7 साल का था, और एक्सीडेंट के बाद वह माँ नहीं बन सकती थी। उन्हें बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। अगर वो ख्वाहिश मेरे ज़रिए पूरी हो सकती थी तो वो क्यों मना करती। उन्होंने खुशी से मुझे अपनी बेटी मान लिया और मैं उन्हें माँ समझकर भी मम्मी बुलाती रही। बचपन से ही मेरे होश संभालते ही उन्होंने ये बात मुझे बता दी थी कि मेरे असल माँ बाप कौन हैं। तभी से मैंने उन्हें मामी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक रोज़ मैं अपने माँ बाप के पास वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं गलत थी। मामी ने मुझे हमेशा प्यार दिया, माँ से बढ़कर मुझे संभाला, लेकिन मेरे अंदर की उम्मीद हमेशा बाकी रही।
लेकिन ये उम्मीद उस रोज़ मर गई जब मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट सबसे पहले जाकर अपनी असली माँ को दिखाई। मैं उनसे बात कर लेती थी, लेकिन वो बात एक माँ बेटी जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें झिझक थी। मैं अपना दुख अपनी माँ को सबसे पहले बताना चाहती थी, सो सीधा उनकी तरफ चली गई। वहाँ गई तो मामा पापा दोनों तैयार थे कहीं जाने के लिए। मेरी बहनें मुझे अपनी बहन ही समझती थीं, लेकिन मेरे माँ बाप मुझसे कोई रिश्ता रखना गुनाह के बराबर समझते थे। माँ, मैंने कुछ बताना था आपसे। उस वक्त मैं रो रही थी जब पापा उफ़ कह के कमरे से चले गए। माँ को भी जल्दी थी जाने की, सो पापा को गर्दन मुड़कर देखते हुए बोली, क्या हुआ बीना, ऐसे अचानक तुम्हारी मामी नहीं आई? मैंने ना में सर झटका और फिर से बोली, माँ वो ये रिपोर्ट। लेकिन उसी वक्त बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और माँ फिर मिलते हैं कहकर मेरे गाल पर अपने ठंडे हाथ फेरकर मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी बड़ी बहनों की शादियाँ हो चुकी थीं। तीसरी नंबर वाली आई और मुझसे गले मिली, फिर पूछा, क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लेकिन जिसकी माँ हमदर्द नहीं हो सकती, बहनें क्या खाक होंगी? यही सोचकर मैं वहाँ से चली आई और मामी को सब कुछ बता दिया। उस रात के बाद वो औरत मेरे लिए मामी नहीं रही, बल्कि मम्मी बन गई। मेरी असल माँ तो मुझे देखते ही माथा चढ़ा लेती थी, और मेरी मम्मी, जिनको मैंने पराया समझा था, एक रात में ही वो मेरी अपनों की जगह मेरी सब कुछ हो चुकी थी। उन्होंने मुझे हर पल संभाला, हर बार गिरते हुए मुझे हाथ थमाया, मगर ये नहीं पूछा कि तुम गलत रास्ते पर गई कि ही क्यों। मुझे उस रात मम्मी के वो सारे वाक़ये याद आए जहाँ जहाँ मैंने उनसे दिल दुखाया था, मगर उन्होंने हमेशा मेरे बुरे रवैये को नज़रअंदाज किया। मुझे लगता था पापा मम्मी ने मामी की बेटी पाने की ख्वाहिश देखकर मुझे दे दिया होगा, लेकिन मैं गलत थी। उनके दिल में तो मेरे लिए कोई प्यार ही नहीं था। अगली सुबह बाबा आए तो उन्हें खाना खिलाकर मम्मी ने मुझे चादर लेने को बोला। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? उनका जवाब था, हॉस्पिटल, मगर मैंने इनकार कर दिया। किसी ने गुनाह का निशाना मुझे बनाया था, मगर मैं खुद अपने आप को गुनहगार नहीं कर सकती। मैंने उन्हें इनकार कर दिया। मेरे इनकार पर वो एकदम से बेबस हो गई और मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने इनकार का इनकार ही रहा। उसी वक्त उन्हें कुछ याद आया और वो जल्दी से फ़ोन की तरफ भागी। हेलो सुमन, मैं बोल रही हूँ निधि। हाँ, तुमने अपने बेटे के लिए रिश्ता भेजा था ना, बीना का? हाँ निधि, तुमने कहीं और तो नहीं कर लिया वह रिश्ता? अच्छा, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी। यह एक तरफा फ़ोन पर होती बातों से मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि क्या बात की जा रही है। सुमन आंटी ने मुझे शादी पर देखा था। वो मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाई थी। बेटा शहर से बाहर रहता था, इसलिए मम्मी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और टाल दिया। वैसे भी अभी वो मेरी शादी करने के हक़ में नहीं थी, लेकिन इस वक्त उस रिश्ते का याद आना मैं बखूबी समझ गई थी। मम्मी, नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज़। सबसे पहले वो मेरे मम्मी बोलने पर मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुस्कुराकर प्यार से मेरे माथे पर पसीना देखकर समझाने लगी, वीना, मैं जानती हूँ सुमन पर मुझे यकीन है, वह मेरा मान रख लेगी। और बेटा, अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो हम कैसे इन सब हालात से निपट सकेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मगर मेरी रट वही थी, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शादी नहीं करनी। बीना फिर आधे घंटे की बहस के बाद वो तंग आ गई और गुस्से से बोली कि तुम्हें शादी करनी होगी। मैं अपनी बेटी के लिए गलत शब्दों में ताने बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और इल्ज़ाम भी वो जिनमें तुम शामिल नहीं हो। उस वक्त मुझे खुद पर तरस आ रहा था। कैसी अजीब औरत को मेरी माँ चुन गया था। उसने डांटने पर मैं चुप हो गई और हामी भर ली। शाम को वह सुमन आंटी के घर गई तो 2 घंटे बाद लौटी। वापसी पर उनका चेहरा एक अजीब सी मुस्कुराहट से चमक रहा था। इस तरह मुस्कुराहट मैंने कल शाम के बाद आज उनके चेहरे पर देखी थी। मैं चुपचाप कमरे में ही बैठी रही जब वह खुद आकर मुझे बताने लगी, मैंने सुमन से बात की है, उसे सब कुछ बता दिया है, और यह भी कि जो तुम एक्सेप्ट कर रही हो, कल ही उसे इस बात का शक भी होगा था।
और जानती हो, उसे कोई ऐतराज़ नहीं। उसने वादा किया है कि कभी इस राज की भनक किसी को नहीं लगने देगी और बेटियों के मान के साथ तुम्हें रखेगी। यह बात उसके बेटे को नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वो तो हफ्ते बाद लंदन वापस चला जाएगा। तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से इस बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा। मम्मी की बातें सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होता जा रहा था। भला वो अनजान औरत मुझ पर रहम करने को तैयार है। यही बात मैंने मम्मी से पूछी तो वह सुमन आंटी को दुआ देते हुए कहने लगी, बेटा होते हैं ऐसे दोस्त भी जो दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। वो और इमली भी उन लोगों में से एक है। देखना, वो तुम्हें कोई दुख नहीं होने देगी। बस तुम मेरा बच्चा अपना ख्याल रखना। कभी ये बात भूलकर भी किसी को ना बताना। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल घूमने लगा तो मैंने पूछा, मम्मी ऐसे तो बच्चा जल्दी पैदा होगा तो दुनिया को क्या जवाब देंगे? मेरी बात का मतलब वो समझ गई और बोली, कह देंगे प्री मैच्योर बेबी है। उस जवाब से कुछ तसल्ली हुई तो मेरे अंदर भी कुछ सुकून सा महसूस हुआ। ये हालात तो पार कर लिया था। इसके बाद अगला कदम सबको शादी के लिए राज़ी करना और इजाज़त लेना का था। सबसे पहले तो जब बाबा को ये बात पता चली तो उन्होंने ऐतराज़ किया कि अभी तो रवि की शादी की है और हफ्ते के अंदर ही बीना की शादी भी 2 शादी करना चाहती हो, भला क्या कहेंगे ख़ानदान वाले। मगर मम्मी को ख़ानदान की परवाह नहीं थी, उन्हें बस मेरी बदनामी की परवाह थी और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बाबा की इजाज़त थी। न चाहते हुए भी उन्हें बाबा को सब कुछ बताना पड़ा और ये सब बताने के बाद शादी से पहले जितने दिन भी मैं वहाँ रही, बाबा से मुँह छुपाकर रहना पड़ा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। मम्मी की बताई कड़वी हकीकत पर उन्हें फिर चुप ही रहना पड़ा। मम्मी ने मेरे माँ बापा को बस बता दिया कि वो मेरी शादी कर रही हैं। पूछने से फ़ायदा ही क्या? उन्हें डर था कि अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो फिर सबको सच्चाई बतानी पड़ेगी। मगर उन्हें तो मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था। उन्होंने भी बहुत अच्छा कहकर बात ख़त्म कर दी। मम्मी ने ही मेरी शादी की पूरी शॉपिंग की और सारा दहेज तैयार किया, जिसमें से बहुत सारा तो वो मेरे बचपन से ही जोड़ती चली आ रही थी। मैं बस गुमसुम सी सारे हंगामे को देख रही थी। मेरे दिल में न कोई खुशी थी न ही कोई ख्वाब, बल्कि मैं खुद को इस कदर मैला समझ रही थी। और फिर ख़ानदान वालों ने ये सवाल उठाया कि अगर बीना की भी शादी करनी थी तो हफ्ता पहले रवि के साथ ही निपटा देते। अब तो हमें छुट्टियां नहीं मिलने, पहले ही स्कूलों से हफ्ते भर की छुट्टी कर चुके हैं। जिस पर मम्मी ने यही कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगले साल जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो मैं उन्हें एक शानदार दावत दे दूँगी। सब लोग ही बुदबुदा कर चुप हो गए कि पैसा दिखाती है, ये है वो है। मगर मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शादी से पहले मैं बात बात पर रोने लगती। वो मुझे गले से लगाकर कई कई मिनट दिलासा देती। मैं भी उस हफ्ते में उनसे तमाम लाड़ उठवा रही थी। जिस दिन रिश्ता तय हुआ तभी उन्होंने मुझे डपट कर कहा, बीना ये हफ्ता तुम अपना हर दुख भूल जाओ और इन मनाओ, एंजॉय करो। हम माँ बेटी खुशी खुशी एक दूसरे से जुदा होंगे। इन दुखों के बोझ के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मैंने बेशक ये बात मान ली, मगर अंदर ही अंदर ये दुख हर वक्त मुझे काट खाने को दौड़ता था। खैर आखिर वह दिन भी आ गया जिसके लिए मम्मी ने इतने अरमान सजाए थे। लेकिन अब मैं विदा हो भी रही थी तो कैसे? न कोई मेहंदी, न हल्दी, न शादी के बाद विदाई। शादी में सिर्फ मेरे माँ बाप थे और उस वक्त भी पापा बार बार घड़ी को देखने में व्यस्त थे। उन्हें ये रवैया अपनाए देखकर मैंने बहुत से आंसू अपने अंदर रोके हुए थे और मामा मामी को ही माँ बाप का दर्जा देकर विदा हुई। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मुझे घर लाते ही सबसे पहले बहुत बड़ा झटका दिया। उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाकी सब ठीक था, लेकिन मेरी सास ने शादी पर बोल दिया था कि बीना घूंघट करेगी। सौरभ यही चाहता है कि उसकी दुल्हन घूंघट ओढ़े। तो मैरिज हॉल से लेकर घर तक मैं घूंघट में ही रही कि सब अपने थे तो किसी को ऐतराज़ नहीं हुआ। कमरे में भी मुझे साथ ही छोड़कर आई थी और बगैर कोई सलाह दिए मेरा माथा चूमकर वापस चली गई।
सौरभ भी बहुत अच्छे थे। वैसे भी एक रात में मैं उन्हें कितना जान सकती थी। उन्होंने तो मुझे घूंघट के बारे में कुछ नहीं बोला और यही कहा कि मैं जल्द तुम्हें लंदन बुला लूँगा। फ़िलहाल तुम्हारा वीज़ा और बाकी कागजात बनने में कुछ वक्त लगेगा। मेरे लिए ये खबर दुखी नहीं बल्कि खुश की थी कि इस तरह से अपने साथ बंधे झूठ को संभालने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। मम्मी ने मुझे इतना अच्छा समझाया था कि मैं अपने सारे डर पीछे छोड़कर सौरभ की दुल्हन बनी बैठी थी। सबसे बड़ा सहारा मुझे मेरी सास का था और मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी। अगले दिन रिसेप्शन से पहले सास मेरे पास आई और बोली, बीना जो कुछ भी है वह तुम्हारे और मेरे बीच है बेटा, भूलकर भी किसी के सामने जिक्र ना करना, बाकी सब मैं देख लूँगी। और एक बात और, तुम अपने ससुर से भी पर्दा करोगी। मैं कोई शक्की औरत नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, सबसे पर्दा करना। बाकी तुम्हारी जो फरमाइश ख्वाहिशें हों वो तुम मुझे बता सकती हो। मैं अपनी बेटी को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। सास की पर्दे वाली बात मुझे अजीब लगी, मगर मैं चुप रही। अब शायद बहुत सी बातों पर चुप ही रहना था। रिसेप्शन पर भी मैंने सास की हिदायत के मुताबिक घूंघट ओढ़ा और रिसेप्शन के एक हफ्ते बाद ही सौरभ भी लंदन चले गए। उनका रवैया मेरे साथ ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। मुझे बहुत बार वह लंदन के बारे में बता चुके थे। वहाँ माहौल ऐसा है, वैसा है, यहाँ मुझे घुटन होती है, यहाँ के लोग हुक्म करना चाहते हैं और बहुत कुछ। मैंने बहुत बार उनका दिल यहाँ के बारे में साफ़ करने की कोशिश की, मगर हर बार ही वो गुस्सा हो जाते। तो धीरे धीरे मैंने ही इस बारे में बात करना बंद कर दिया। लंदन जाकर भी मैं ही उन्हें फ़ोन करती, वो मुझे फ़ोन नहीं करते थे। अगर कभी फ़ोन ना करने का शिकायत करती तो कहते बिज़ी था, बहुत काम है, और वैसे भी तुम वो गवार ही रहोगी जिसे बंदा फ़ोन ना करे तो फॉर द माइंड हो जाती हो। मेरा ये शिकायत भी दम तोड़ गई थी। मैं अब पूरा दिन कमरे में ही रहती। घर में काम वाली थी, खाना सास खुद बनाती थी, मुझे रोज़ सुबह ताज़े फल और जूस पिलाती थी, मुझे किसी काम को भी हाथ न लगाने देती। मैं तंग आ चुकी थी। इतनी बोरियत कभी महसूस नहीं हुई। ससुर भी अक्सर पूरा पूरा दिन बाहर ही होते थे। एक रोज़ सास समेत घर में कोई भी मौजूद नहीं था और मेरा दिल चाट खाने का कर रहा था। बाहर का दरवाज़ा लॉक करके मैं किचन में आई और मज़े से चाट बनाने लगी। बहुत दिनों बाद आज़ादी महसूस हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था, वरना हर वक्त दुपट्टा सर पर ही रखे रखती। चाट बनाकर जैसे ही मैं पलटी, किचन के दरवाजे पर ससुर अभी अभी ही आए थे और अपना काम अधूरा छोड़कर मुझे हैरानी से देखने लगे। वो शायद पानी मांग रहे थे। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और उन्हें पानी का गिलास थमाया, मगर वह गुमसुम खड़े बस मुझे ही देखते जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक सिकन थी जो मैं समझने में असमर्थ थी। मेरे जल्दी से घूंघट ओढ़ने पर वो बोले, रहने दो, अब क्या फ़ायदा। तुम्हारी सास जो मुझसे छुपाना चाह रही थी मैंने वो देख ही लिया है। सास ठीक ही कह रही थी जो मुझे पर्दे का बोला था, क्योंकि मेरी वजह से ससुर की जान ही चली गई। हाँ, उन्हें सदमा पहुंचा था, बहुत गहरा सदमा। सास जब वापस आई तो ससुर चारपाई पर लेटे सीना मसल रहे थे। उन्हें फटाफट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अंदर उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे जब मैंने सास को सब कुछ बता दिया कि ससुर ने मेरी शक्ल देख ली है। वो बेचारी मुझे क्या कहती, बस मेरे सर पर हाथ फेरकर फिर से दुआ देने लगी। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है, शायद ये उनके आखिरी पल हैं। जिसे मिलना है मिल सकता है। आपके मरीज को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, इसलिए उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। सास जल्दी से कमरे में गई और 5 मिनट बाद मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गई। ससुर जैसे मेरा ही इंतजार में बैठे थे। सास को देखकर बोले, सुमन, मैं कोई बोझ अपने सीने पर लेकर नहीं जाना चाहता। अगर तुम इजाज़त दो तो क्या मैं बहू को बता दूं? सास ने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया। ससुर फिर मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, बेटी, हमें माफ़ कर देना, हमने अच्छे माँ बाप का फ़र्ज नहीं निभाया। मैं हैरानी से उनकी बातें सुन रही थी। भला इस सब से मेरा क्या लेना देना? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आखिरकार मैंने पूछ ही लिया। बेटा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे साथ वो जुल्म किसने किया था? इस बात पर मैंने चौंक कर सास को देखा तो वो सर झुकाकर खड़ी हो गई।
नहीं, मैंने नहीं बोलने पर वो बोल उठी, तुम्हारे साथ वो मेरे बेटे ने किया था, सौरभ ने, जो अब तुम्हारा पति है। सिर पर आसमान टूटना क्या होता है मुझे उस वक्त मालूम हुआ था। कयामत कैसे आती है ये भी उसी वक्त मुझे पता चला। मैं शोक में डूबी ससुर को देखती ही रह गई। जब आखिरी हिचकी लेकर अपने सभी बोझ से आज़ाद होकर उनके अंतिम संस्कार के बाद जब कुछ हालात ठीक हुए तो सास खुद ही मेरे कमरे में चली आई। जो बात मैं उनसे पूछने जा रही थी उन्हें भी बताने की उतनी ही बेताबी थी। बिना किसी देरी के वो बोलने लगी, उस दिन जो बात तुम्हारे ससुर अधूरी छोड़ गए थे आज वो पूरी करने आई हूँ। मेरा बेटा बचपन से ही इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, जिससे उसकी ज़ुबान के साथ साथ सोच भी अंग्रेज़ों वाली हो गई है। उसे हिंदुस्तान हमेशा से ही खटकता था, तभी उसने लंदन में शादी कर रखी है। जब वो यहाँ वापस आया तो मैं नहीं जानती थी तुम उससे कहाँ मिली। उस दिन वो नशे में चूर घर से निकला था और फिर तुम्हारे साथ गलत करने के बाद वह इसी नशे की हालत में वापस घर आया। हम दोनों ही उसके लिए जाग रहे थे, मगर घर आते ही वह बेहोश हो गया। लेकिन नशे की हालत में वो तुम्हारी बातें कर रहा था। उसी वक्त उसे होश में लाने के लिए डॉक्टर को बुलाया, जिसकी कोशिश से वह होश में आ गया। तो मैंने उससे सफाई मांगी और जवाब में उसने बताया कि वो लड़की कहाँ पड़ी है। हम दोनों रात के अंधेरे में तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली के घर ही मेरा बेटा दाग लगाएगा। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऐसा करती तो मैं कभी अपनी दोस्त के सामने सर नहीं उठा सकती थी। लेकिन तुम मेरी दोस्त की बेटी हो ये बात मेरे पति नहीं जानते थे। तभी एक नॉर्मल अंदाज में मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा और बेटे को भी नहीं बताया कि तुम वही लड़की हो। उसे कौन सा याद था। तभी मैं तुम्हें ससुर से पर्दा करने को बोलती थी। अब यहाँ रहना या ना रहना तुम्हारा फैसला है, लेकिन ये बात दिमाग में रखना कि मेरा बेटा कभी सही रास्ते पर नहीं आएगा। यहाँ रहकर अपनी ज़िंदगी शुरू करो बजाय उसके इंतज़ार करने के। मैं बस खामोशी से सास की बातें सुन रही थी और फिर जाकर मम्मी को सब बताने के बजाय मैंने चुपचाप वहाँ रहना ठीक समझा। मैं अगर ऐसा ना करती तो समाज मुझे ना अपनाता। अब मेरा पति वापस आए या ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है जिसकी परवरिश मैं ऐसे करूँगी जो लड़कियों की इज्जत करना जानता हो। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।